अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है यूएसए विल बी एंग्री टू सी पीएम मोदीज ग्रैंड वेलकम इन रशिया, पुतिन एंड पीएम मोदीज वीडियो गोज वायरल। और प्रशांत सर की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सख्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी गए थे रशिया में। पीएम मोदी को रशिया में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी दिया गया था, और यूएस उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत आलोचना करी थी यूएस मीडिया ने पीएम मोदी की रशिया विजिट को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं रशिया, और इनका भव्य वेलकम किया गया है इन रशियन फेडरेशन। इधर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रशिया में खड़े होकर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि वी वांट पीस इन यूक्रेन। इंडिया हेल्प करने को तैयार है, जो भी होगा, जो भी इंडिया से एक डिमांड किया जाएगा कि आप यहां पर कंट्रीब्यूट करिए ताकि शांति समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, इंडिया ये करने को तैयार है। और साथ ही साथ देखिए, एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी आपस में बात कर रहे थे, और पुतिन ने एक जोक के तौर पे ये कहा कि मुझे लगा आप रशियन समझ गए, मैं रशियन में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पीएम मोदी रशियन समझने लग गए, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने अच्छे हैं, हमें ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स ये जोक था, बट ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। नाउ ये वीडियो रीजन है कि मैं काफी बार कह चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन शायद दुनिया के आज के समय जो बिल्कुल टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स की अगर हम बात करें ना, उनमें इनका नाम आता है। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड में आप इनको रख सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए, पुतिन का मेन यहाँ पर एजेंडा क्या है, पुतिन क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं इस बार के ब्रिक्स समिट से। देखिए, पुतिन का मेन एजेंडा है कि दुनिया को ये मैसेज सेंड करे कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए। जितने सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बाकी कंट्रीज, वेनेजुएला को भी आप ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को मिलाकर जितने सैंक्शंस नहीं लगाए गए, रशिया पे इनसे भी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। टोटल 15-16 हजार के आसपास सैंक्शन है रशिया पर। रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कट कर दिया गया है। जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, टोयोटा, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर प्रो यूएस कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, सबने रशिया छोड़ दिया है। तब भी रशिया अकेला नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये जो वीडियो है ना, इसमें एक दुनिया को मैसेज यही भेजा है कि इंडिया के साथ देखिए हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि एक बार को मैंने अज्यूम कर लिया कि दोस्ती में शायद अब पीएम मोदी भी समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, चाहे एग्जैक्टली उनको रशियन ना भी आती हो। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न मीडिया ये सारी बातें कैच कर लेता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सेकंड को एनालाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी कैसे गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आप यही से देख लीजिए। बीबीसी ने ना कुछ ही घंटों पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है कि पुतिन अपने मित्र मुल्क कंट्रीज को इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा प्रेशर काम नहीं कर रहा। और नीचे आप आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इमेजिन करिए आप व्लादिमीर पुतिन है, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, मगर ये कह रहे हैं कि आप करिए। फिर आगे नीचे लिखा है कि आप पर आरोप लगाया है दुनिया ने कि आपने यूक्रेन को इन्वेड किया है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी पर ताकि ग्लोबली आपकी कंट्री आइसोलेट हो जाए। आप पर एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इस वजह से आप कई कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते। तो आप इन दी एंड क्या करोगे, आप एक ग्रैंड समिट होस्ट करोगे जहां पर, अगेन मैं यहां पर यह बोलूंगा, इस समिट में जो सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो तो आए ही आए हैं, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल, जी हाँ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इजराइल और यूएस दोनों को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेजा है। और ये मैसेज इन फोटोज में आप देख पाओगे। आज के समय वैसे बाय द वे कुछ लोगों को अगर पता नहीं है ब्रिक्स के बारे में, जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है कि ब्रिक्स, अच्छा 5 मेंबर का यहाँ पे ग्रुप होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। नहीं, एक्चुअली ब्रिक्स के आज के समय 9 मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर यूएई, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट ये सब भी हैं। जी हाँ, ईरान आज के समय ब्रिक्स का मेंबर है। और इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया इस समिट में।
करना ही था क्योंकि ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ईरान को यहाँ पर इनवाइट किया गया और साथ ही साथ एंटोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो आज के समय इजराइल के टारगेट पे हैं, जिन्हें इजराइल ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे देश में ये आदमी आना नहीं चाहिए, अगर ये आदमी हमारे देश में आ गया तो सीधा हम इसको निकाल देंगे। ये दोनों भी रशिया पहुंचे हैं और ये मैं कहूंगा एक क्लियर मैसेज है व्लादिमीर पुतिन का टू इजराइल कि जिन लोगों को तुम टारगेट करोगे रशिया विल बैक देम। दूसरा काम व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 6-7 महीनों में यह किया है कि इस समिट से पहले इंडिया चाइना को इकट्ठा एक पेज पर ये लेके आए हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आज से कुछ महीने पहले जब अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर रशिया की जमीन को एक आप कह लीजिए मेन प्लेटफॉर्म बनाकर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया चाइना की बात करवाई और वहीं से एक नींव रखी गई कि दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर के जो इश्यूज हैं ये काफी हद तक रिजॉल्व कर देंगे इस समिट से पहले। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रशिया के ब्रिक्स समिट से पहले ही इंडिया अनाउंस करता है कि इंडिया चाइना का जो इशू था बॉर्डर को लेकर यहाँ पे वापस साल 2020 की स्थिति आ जाएगी पेट्रोलिंग के इशू को लेकर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे CNN वेस्टर्न मीडिया इस बात को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया चाइना ने एक डील कर ली है जिससे इनकी बॉर्डर पे जो टेंशन है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। चाइना ने भी ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ये बात कह रहा है, चाइनीज साइड से भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा एक पैक्ट हो चुका है जिससे लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा। और अब चाइना का कहना है कि अगला फेज इनका ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस ये और ज्यादा कैसे मजबूत करे। आप समझ सकते हैं ये अमेरिकन के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज है। यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं, आप एक प्रॉपर लॉजिक भी यूज करें ना कि आप अगर यूएस की जगह खुद होते, आपके लिए ड्रीम सिनेरियो होता कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बनी रहे और इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर, वेस्टर्न कंट्रीज पर। ये सारा जो आप कह लीजिए एक एज मिला था यूएस को, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस आने वाले कुछ सालों में इंप्रूव होते हैं ना, आप देखेंगे इंडिया प्रॉपर जवाब दे पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज को कनाडा के आरोपों का। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने यह देखा कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से हेलवेंट हो चुके हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, और याद रखिएगा अगला G7 समिट कनाडा में ही है, और सिंस इंडिया कनाडा रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पर भी आ रहा है। चाइना ने देखिए यहां पर एक मैं कहूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि बातचीत इंडिया के साथ वैसे हो ही रही है बॉर्डर इशू को खत्म करने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल इंडिया पे दबाव डाल रही हैं, इसी वक्त इंडिया के साथ जो अपना इशू है बॉर्डर का ये रिजॉल्व कर लेते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ब्रिक्स का जो डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है ये बिल्कुल स्ट्रांग है, और ब्रिक्स करेंसी जिसके बारे में हो सकता है कि इस समिट में कुछ डेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन अचानक से नए रंग बिरंगे नोट दिखाएंगे कि देखिए ये ब्रिक्स करेंसी है, आज के बाद हम ये यूज करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। इस समिट में डेफिनेटली एक नींव रखी जाएगी कि ब्रिक्स करेंसी अगर बनेगी तो इसका फाउंडेशन क्या होगा, ये इस करेंसी की वैल्यू कहां से आएगी, क्या गोल्ड से आएगी, बाकी जो कंट्रीज हैं इनके रिजर्व से आएगी, क्या लैंड से आएगी। लैंड भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्योंकि जब आप एक करेंसी बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको एक बैकिंग मिलनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या उसका यूज होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। सो अगेन ये समिट एक बहुत ज्यादा अच्छे समय पे आया है। कनाडा को भी एक प्रॉपर जवाब मिल रहा है कि इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। आई कैन इमेजिन अमेरिकन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि कनाडा ने ना लिटरली इंडिया को एक दुश्मन ही मान लिया था। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये जून 2024 का आर्टिकल है। कनाडा ने उस वक्त इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट बता दिया था कि इनकी डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय इंडिया से है। रशिया थर्ड स्पॉट पे स्लिप हो चुका था। यूएस ने भी देखिए बिल्कुल विकास यादव पर आरोप लगाए हैं, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। बट अभी तक आप देखोगे जो बाइडन ने ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करी जैसी जस्टिन ट्रूडो ने यूज करी है। जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल जो जस्टिन ट्रूडो का ब्लंडर है, व्लादिमीर पुतिन जैसे टफ जियोपॉलिटिकल प्लेयर इस ब्लंडर को जाने नहीं देंगे। डेफिनेटली इस समिट में बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कनाडा का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेंशन भी किया जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने नसीम अल बहर नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है ये। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये युद्ध अभ्यास किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूएई, ओमान, ईरान या फिर कतर। नसीम अल बहर आज के समय देखिए यूपीएससी एसएससी हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो रहे हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने करा है ये युद्धाभ्यास। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी एसएससी बैंक एवरी कोर्स, यहाँ पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेज। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज़्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज़। अक्रॉस स्टडी आईक्यू हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल जी, अगर बात की जाए इंडिया और रशिया की तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात जो इंडिया के और रशिया के हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि रशिया के साथ आने वाले टाइम में मज़ीद इसी तरह से प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात और नए मुआहिदात जो हैं वो इंडिया को आगे लेके जाने में, इंडिया को और ज़्यादा मज़ीद तरक्की देने में बहुत काम आएंगे। अभी अगर दोस्ती की बात की जाए तो दोस्ती इस लेवल पर पहुंच गई है कि जो रशियन है, प्यूटन है, वो ये कह रही हैं कि मोदी साहब के साथ वो वैसे वार्तालाप कर रहे थे, तो बातें करते-करते उन्होंने ये कहा कि रशियन में कुछ बात की उन्होंने। तो ये कहा कि मुझे लग रहा है कि हमारी दोस्ती इतनी मज़बूत हो चुकी है कि आपको रशियन समझ आने लगी है और हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो मोदी साहब थोड़ा सरप्राइज़ थे कि ये क्या कह रहे हैं। ट्रांसलेटर जो बैठी थी साथ, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि प्यूटन साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो फिर मोदी साहब जो हैं वो आगे से मुस्कुराए कि हाँ वाकई ये बात सही है कि दोस्ती जो है वो काफी ज्यादा एक ना मजबूती पकड़ती जा रही है और पहले से और ज्यादा गहरी होती चली जा रही है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो उनकी पूरी तरह से नजर है, वो स्टेप बाय स्टेप हर मूवमेंट को वो चेक कर रहे हैं डीपली कि किस तरह से मोदी साहब जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं प्यूटन के साथ, कैसे हैंडशेक हो रहा है, कैसे वो गले मिल रही हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या-क्या नए मुआहिदात हो रहे हैं, डील्स क्या हो रही हैं, रशिया और यूक्रेन के हवाले से इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है या किस हवाले से आ रही है, कैसे वो इंडिया देखता है। तो इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है। इंडिया तो यही चाहता है कि रशिया के और या यूक्रेन के माबैन जो युद्ध छिड़ी हुई है, किसी तरीके इंडिया जो है वो सुलह करवाने का एक बाइस बन जाए और अपना रोल अदा करे कि ये युद्ध जो है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन रशिया तो बिल्कुल एग्री है, इंडिया की हर बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन जो है उसको कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की सपोर्ट है, ज़ाहिर बात है। वो नहीं चाहते कि इंडिया का रोल भी अदा हो और जो रशिया है उसको भी ये जंग से निकलने की गुंजाइश मिले थोड़ी-सी। क्योंकि वो चाहते नहीं है रशिया जो है वो ऊपर आए और तरक्की करे और ये युद्ध वाले माहौल से बाहर आए। क्योंकि वो तो उन्होंने तो कहा कि ठीक हो गए, यूएसए का एक पुराना दुश्मन है रशिया,
और वो तो चाहते ही यही है कि चलें जी, यूक्रेन के ज़रिए रशिया को इसी युद्ध के रेफ़रेंस से बिज़ी रखें, ताकि रशिया को टाइम ही ना मिले अपनी जो है कंट्री को देखने के लिए और मज़ीद तरक्कियाँ करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ी चेन बनने जा रही है, उसमें सोचा जा रहा है कि जो करेंसी है, वो शो करनी है, लेकिन उसके मुतबादल इंटरनेशनल लेवल पर उसकी वैल्यू जो है, उसको भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ब्रिक्स जो कंट्री हैं, वो अपनी करेंसी भी शो करेंगे और डॉलर को मात देने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। बिल्कुल जी, डॉलर को तो मात देना चाहते हैं ये जितनी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। तो उनका तो दिल है कि डॉलर जो है वो ख़त्म ही हो जाए और डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, क्योंकि डॉलर की वजह से ही अमेरिका ने सब मुल्कों पे रोब डाला हुआ है। अगर डॉलर की वैल्यू ना होती तो वो रोब भी ना डालता, सुपर पावर भी ना बनता। उसने अपनी जो करेंसी है उसको जो है वो दुनिया भर में जो है वो एक समझ लें कि अपना हथियार बनाया हुआ है। और बाकी रही बात अगर डॉलर कम होते हैं तो पाकिस्तान को भी बड़ा फ़ायदा है इससे। ख़ैर, तो क्योंकि कर्ज़े लिए हुए हैं ना, तो हुँ, कर्ज़े हुँ। कम कीमत पे देने पड़ जाएँगे फिर। तो बहरहाल ये है कि रशिया में पिछली दफ़ा भी जैसे उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा भी गए, हमने भी देखा था ये अपना पीएम मोदी जी, तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया था बड़े शानदार तरीके से, और उस पे जो है वो अमेरिका ने जो है वो बातें करना शुरू की थी और हुँ। अपनी जो है वो सारी भड़ास भी निकालने की उनको कोशिश की मिर्चें थी। लगी थी जब अपना एज़ाज़ी अवार्ड भी इनको दिया था। बिल्कुल, और लेकिन अभी जब गए हैं और अभी जो है वो मज़ाक आपस में कर रहे हैं पीएम मोदी जी और पुतिन, और आपस में जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो उन्होंने मज़ाक कर दिया कि आप तो इतने करीब आ गए हैं, हम इतने क्लोज़ हो गए हैं कि अब आप तो रशिया भी समझने लग गए हैं, रशियन लैंग्वेज भी। तो उस पे भी हँस दिए। अब ये चीज़ें देख के ज़ाहिर है अमेरिका को दौरे तो पड़ रहे होंगे भाई। उसको तो मैं कहता हूँ कि पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे ऐसे-ऐसे। अभी पता नहीं वो उसका वास नहीं चलता इंडिया पे, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ कर देता। तो बहरहाल ये है कि अभी जो है तलक़ात वो शो हो रहे हैं दुनिया के सामने। ब्रिक्स कंपनी का जो एजेंडा है कि डीडॉलराइज़ेशन हो, तो वो भी होके रहेगी और उसी के रिलेटेड जो है वो अभी बातें होनी है। गाइज़, बिजली चली गई थी और अभी बिजली आई है और उसके बाद का जो है वो रिएक्शन अभी भूल चुके हैं हम। लेकिन ये है कि उससे पहले जो बातें की हैं अगर वापस फिर से दोहरा दे दें तो फिर जो है वो ये ना किएगा कि पहले भी वही बात की, बाद में वही बात कर रहे हैं। तो बात जो है वो मोदी जी और रशिया के दरमियान जो पुतिन जी की के बारे में बात हो रही थी और दोनों के जो आपस में शुगर मेला लगा हुआ था, वो देख के ज़ाहिर है अमेरिका के तो तोते उड़े हुए ही हैं, और साथ जो है वो ईरान को भी बुलाया है इधर, और उसकी वजह से जो है वो इज़राइल के भी तोते उड़ेंगे कि ईरान को भी जो है वो ब्रिक्स में जो है वो शामिल कर रहे हैं। इज़राइल भी नहीं चाहेगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा, और कनाडा के साथ जो तल्लुकात वैसे भी ख़राब कर दिए हैं ट्रूडो ने इंडिया के साथ, तो उसकी वजह से भी जो है वो धचका लगने वाला है सबको। और जी7 में जो है वो अब जी7 जो मीटिंग होगी उसमें अगर इंडिया नहीं जाता तो वो इंडिया का जवाब होगा कनाडा को। लेकिन जो है अभी ब्रिक्स का जो है समिट है और इसमें जो है वो खुशखबरियाँ लग रही हैं, पुतिन और मोदी जी के दरमियान। तो वो देख के ज़ाहिर है वेस्टर्न जो मीडिया है या वेस्टर्न जो भी जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो खुश नहीं होंगे कभी भी। क्योंकि रशिया के साथ जो अगर मिलता है तो उनके वैसे ही पेट में मरोड़ उठते हैं। तो बाकी जो है वो जस्टिन ट्रूडो के जो है जी7 का जो है वो ख़त्म कर नहीं जाएँगे, बायकॉट करेंगे तो इंडिया तो फिर जो है वो उनको भी होगी। तो बाकी वीडियो जो है वो मोदी जी का वहाँ पे इस्तकबाल हुआ और अच्छे टॉपिक पे जो है वीडियो थी। जी, बिल्कुल जी और बाकी हालात व वाक़यात तो आपको पता हैं, वो बीच में बात उन्होंने की कि यार खुद मुख्तार है इंडिया और वो अपनी मर्ज़ी करता है। तो भई दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं अमेरिका के होल्ड में हैं। क्यों भाई जो इन अ नॉर्मल वे अगर देखा जाए कोई अगर आपको कर्ज़ा देता है और बार-बार आपकी हेल्प आउट करता है, इन अ नॉर्मल वे, कॉमन मैन मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंडर भी आपको रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है कि यार ये बंदा काम का है, हेल्प आउट करता है, तो बंदा कहीं न कहीं साइड लेता है उसकी। तो वो निचले तक साइड पे अगर देखें तो उसमें ये सिलसिला चल रहा होता है, यहाँ पे तो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, पूरे मुल्क को चलाने की बात होती है। समझें पाकिस्तान एक घर है और उसको चलाने में अमेरिका मदद कर रहा है और करता रहा है। वो एक अलग सिनेरियो है कि किस तरीके से और किस वजह से और लेकिन ये है कि हेल्प होती रही है, कुछ माँग कर कुछ वैसे, तो वो चीज़ होती रही है। और इंडिया जो है डिपेंडेबल नहीं है किसी के ऊपर, सिवाय अपने।
तो वो खुद मुख्तार फैसला ले सकते हैं, वो कहीं पे बैठ के हँसें, कहीं पे बैठ के अपनी मर्ज़ी से। अब चाहे इंडिया तो कोई भी ऐसी हरकत कर सकता था, कुछ भी, उसको इंडिया ने एप्रिशिएट करना था, लेकिन वेस्ट मीडिया जो है, वो इस चीज़ को थोड़ा और वे से लेता है कि अगर दुश्मन के करीब कोई दोस्त होता है, तो उसको वो ज़्यादा जो है वो लाइट अप करते हैं और लोगों के सामने लेके आते हैं, क्योंकि उनके दरमियान उनके इलेक्शंस में और हम एशियंस के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर अवाम जो है सिर्फ वोट देने तक इन्वॉल्व होती है, लेकिन उधर की अवाम जो है वो भाई पूरे का पूरा समझ ले मुल्क चला रही है। हर लॉ को, हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और वो बंदे जो चूज़ होके आते हैं वो एज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ही होते हैं। वो इनके ऊपर हुक्मरानी और वो चीज़ नहीं करते। लेकिन एशियन कंट्री में थोड़ा डिफरेंट है इस चीज़ को लेकर। तो इंडिया इसलिए खुद मुख्तार है बहुत सारी चीज़ों में और आगे है, और भाई ताल्लुकात तो ठीक रखने पड़ेंगे। पाकिस्तान को भी चाहिए कि ताल्लुकात हर किसी से अच्छे रखे और बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग चल रही होती है, कभी चाइना से इनकी बन जाती है लद्दाख को लेकर, तिब्बत और इन इलाकों को लेकर, इस टेरिटरी को लेकर प्रॉब्लम चल रही होती है, तो लेकिन ट्रेडिंग फिर भी चल रही होती है। इंडियन मार्केट में बहुत सारा हिस्सा जो है वो चाइनीज़ का है, एक किस्म का, ठीक है? वो इन्वॉल्व हैं इधर, उनको पता है इतनी बड़ी मार्केट है, मिस आउट नहीं करना है। इनसे ख़राब की तो बिल्कुल ही वो नहीं रोक रहे, वो नहीं कर रहे। रशिया के साथ अब इंडिया के वो कोयला उन्होंने भेजा था और वो सारा, तो वो ताल्लुकात जो है बेहतर होने जा रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो जंग का सिनेरियो पीछे चल रहा है, अब ईरानी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे मेरे ख़्याल में, वो जो इधर विज़िट करने आए थे, ईरानी थे ना? तो जिनका अमेरिका के साथ अब अमेरिका जो है वो आपस में अब वो किस तरह, मतलब एक टेबल पे वो किस तरह इकट्ठे हुए होंगे और किस तरह उनकी आमना-सामना किस, क्योंकि इन्होंने किसका आमना-सामना? क्या वो कह रहे हो? ईरानी बीच में थे ना, ईरानी सर थे ना बीच में, हाँ, तो और कौन? वो अमेरिकन अमेरिकन यहाँ पे आम लेने आने था। अमेरिकन थे? ब्रिक्स कंट्रीज है। ब्रिक्स कंट्री में अमेरिका है ही नहीं है। वो तो यूएन का था, यूएन को इज़राइल ने जो है वो बैन किया हुआ है। इज़राइल जो यूएन का जो है ना वो सेक्रेटरी, हुँ, उसको बैन किया हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यूएन का बंदा था वो। ठीक हो गया माज़रत के साथ, और लेकिन ये है कि वो इंडिया सॉरी अमेरिका को चुभती है ये चीज़ें, और नो डाउट जी उन्होंने जिन-जिन मुल्कों को कर्ज़ा दिया हुआ है, जिनके ऊपर होल्ड किया हुआ है, तो सुपर पावर है भाई, तो जब परियों में बैठते हैं, जरगा में बैठते हैं, तो एक बंदा होल्ड कर रहा होता है, तो पीछे देखता है कि नीचे मेरी रियाया या मेरे अंदर जो लोग हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह चल रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ें तो देखनी होती हैं। अमेरिका नो डाउट होल्ड पे है, डॉलर अगर गिरता है तभी अमेरिका गिरेगा, और दूसरी कोई कंट्री जो है वो ऊपर होल्ड कर सकती है, उसमें चाइना होगा, इंडिया होगा, तो लेट्स सी। अब जैसे रशिया पे जो है वो को हाई जो वर्ल्ड कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें जो है वो उसको मुजरिम करार दे के उसका अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं, पुतिन के। हुँ, तो बंदा पूछे उसने चले ठीक है, अगर यूक्रेन पे हमला किया है तो अमेरिका ने तो पूरे जो है वो यकीन करें मिडल ईस्ट को तबाह करके रखा हुआ है। सीरिया हो गया, इराक हो गया, ये मैंने सारे कहा था अफ़गानिस्तान हो गए, हुँ, तो इनको तबाह करके रखा हुआ है, तो उस पे केस क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो चलाते हैं अपनी चाल, वो करते हैं पहले पूरा माहौल तैयार। प्री प्लान होता है ना। कुछ लोगों ने कहा कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो आपने बात की थी ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसका मतलब है कि आपके पास एविडेंस नहीं है ना, तो आप बात कर रहे हैं कि वो अमेरिका ने खुद करवाया। ओ भाई करवाता है उनका अपना अमेरिका। मीडिया बता रहा है यार। अमेरिका का मीडिया खुद आधा बताता है, तो अमेरिका जो है वो करवाता है, पहले वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं रहने देगा। वो एक वजह ज़रूर बनाएगा और उस वजह के तहत जाके हमले करेगा, लेकिन रशिया को वजह तैयार नहीं की, रशिया ने डायरेक्ट जो है वो और मैं हमले कर ये भी दिए। कंडेम करना चाहता हूँ कि मैं कोई ओसामा बिन लादेन या इन टेररिस्ट कम्युनिटी को या इन तंजीमों को सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर लेकिन रहा। अमेरिका ने मुल्क भी तो तबाह किए हैं ना लेकिन भाई। उन्होंने वो एक प्लान इम्प्लीमेंट किया, वो उस चीज़ को लेकर जो नेतन्याहू पे हमला हुआ, उस वीडियो में ज़िक्र हो रहा था, तो उसके थ्रू मैंने कहा कि ये एक प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ड्रोन कैसे घुस गया, उस पे हमला किया और वहाँ पे वो नहीं था, वो भी और प्री ये प्लान, सारा ये वही तो एक हमला सिलसिला करने के, था, ईरान पे हमला करने के जवाब चाहिए और वो जवाब जो है चाहिए। वो खुद से क्रिएट करेगा। तो बाद में हिस्ट्री में दिखाया जाएगा जी, ईरान ने ये किया, ये हुआ, इसलिए हमने ये हमला हुआ, किया, हमला इसलिए किया। हमने ईरान को तबाह किया। हाँ, ये रीज़न तो पीछे वो एक बिहाइंड स्टोरी जो है तो ना, फिर वो पीछे केस प्रूफ। नहीं चलता ना। हाँ, तो अब प्रूफ जो जैसे है ना वो प्यूटन पे चल ज़रूरी है। रहा है। तो मतलब अपना होल्ड रखना है ना कि कल को कोई उठ के कोई और कंट्री जो पावर में आ रही है, इंडिया जैसे आ रहा है, चाइना है, तो वो उठ के ये ना कहें एलिगेशन ना लगाएँ कि अमेरिका जो है जिसका दिल करता है मुँह उठा के उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है और उनके ऊपर
ये कुछ करता है, तो वो मैक्का फिर दिखाएगा एसेंशियली ये देखो ये हुआ है, सबूत है मेरे ये पास, हुआ है। सबूत तो एविडेंस है जिसकी वजह से मैंने किया। ये मैं स्टोरी का ज़िक्र कर रहा था इस चीज़ को। बाकी उनके अपने मीडिया ने वो सारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो है वो बता दिया, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी क्लिप पड़े हुए हैं इस चीज़ के, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर वे में दिखाया। अब आई डोंट नो वो प्रॉपर अपोज़िशन से ताल्लुक़ रखते हैं या वो मीडिया के ही बंदे हैं, वो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है डीप डाउन, लेकिन ये है कि उनकी मीडिया ने दिखाया था। बाकी जी अच्छी लगी वीडियो और थोड़ी बहुत डिटेल भी मिली और थोड़ा फन वे में भी था स्टार्टिंग में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और इनकी जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।